अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी की तरफ से जो सेशन चल रहा है हमारा ग्रैंड, उसमें इस वक्त पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है। उसके आगे ज़ाहिर इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, जीके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वो भी होगा। और 3 से 4 माह का सेशन है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वहाँ जो जो टॉपिक्स अब तक हो चुके हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, वो जंग पलासी से लेकर ट्रीटी ऑफ लुजान 1924 तक हम कर चुके हैं, जब ये खिलाफत ख़त्म हुई है तुर्की से वर्ल्ड वार 1 के बाद। और ये जो सारा सिलसिला था तहरीक खिलाफत को, सारा कुछ। तो बहरहाल वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हम स्टूडेंट से पूछते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो लास्ट वीक जो टॉपिक्स हुए थे उनकी तो डिस्कशन आज नहीं है। आज हमारी डिस्कशन है इस जो पिछले 2-3 दिनों में टॉपिक्स कवर हुए हैं। तो हमारा एक तो वहाँ पर क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट से पूछा था, मैंने आपको बताया था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन किया था, ये आप लोगों को मालूम है। और 1919 में कायद-ए-आज़म ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन क्यों रिज़ाइन किया था, ये वजह भी आपको बताई गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो रॉलेट एक्ट पास किया गया था सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर, उस रॉलेट एक्ट की वजह से ये सारा कुछ हुआ था। और उसी रॉलेट एक्ट की वजह से कायद-ए-आज़म ने भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया था। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था जी, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म ने रिज़ाइन किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ये एकेडमी की वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जा चुकी है कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था कि जिसके तहत इंडिया के अंदर किसी भी शख्स को, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उसको बिना वारंट के गिरफ़्तार किया जा सकता था। तो ये एक ज़ालिमाना एक्ट था ब्रिटिश की तरफ से। और इस एक्ट को लागू करने की वजह भी मैंने आप लोगों को बताई थी। और वो वजह ये थी कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का चूँकि लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें दोनों जमातें इकट्ठी हो गई थी, तो अंग्रेज़ों को ख़तरा था कि अब ये मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हो गए तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ख़तरा हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने फिर ये रॉलेट एक्ट मुतारिफ़ कराया था, जिसके ज़रिए वो किसी भी शख्स को बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकते थे। बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ हुई थी। और इसी रॉलेट एक्ट के एहतजाज में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था। उसके अलावा कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग में 1913 में शमूलियत इख्तियार की थी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। और आपसे क्वेश्चन हमने पूछा था कि कांग्रेस में आप कब शामिल हुए थे, तो 1906 में। सही जवाब दिया ये रोल नंबर C4 ने कि कांग्रेस में आपकी शमूलियत 1906 की है और मुस्लिम लीग में आपकी शमूलियत 1913 यानी 1913 की है। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज़ होता है कि जी 1916 में जो ये लखनऊ पैक्ट हुआ है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, उसके अंदर जब ये इकट्ठे हुए, तो उस इकट्ठे होने की वजूहात क्या थी, मुसलमानों और हिंदुओं को उसमें क्या फ़वाइद हासिल हुए, ये सारा कुछ हम आपको एकेडमी में बता चुके हैं। लिहाजा यहाँ फ़िलहाल इस वक्त डिस्कशन में वो चीज़ नहीं बताई जाएंगी। और काफ़ी सारी चीज़ें जो बताने वाली हैं वो आगे आपको बता देते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक स्टूडेंट ने C4 ने 1 to 7 टॉपिक्स के लिंक्स मांगे थे, तो वो उनको प्रोवाइड कर दिए गए। बहरहाल ये लिंक्स जो है बार बार प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है एकेडमी की तरफ से कि आप डेली बेसिस पर वीडियो लेक्चर्स को देखा करें और वहाँ से पीडीएफ को तैयार किया करें और फिर डेली बेसिस पर अपने टेस्ट भी अटैम्प्ट किया करें। उसके बाद नेक्स्ट जनाब, ये हमारी तरफ से अप्रिशिएट भी किया गया है कि स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था। बिल्कुल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से आप 1919 में रिज़ाइन कर गए थे और आपको बता चुके हैं मैं रॉलेट एक्ट इसकी वजह था। और इसी रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग का जो इशू है वो भी पेश आया था। ये बड़ा मशहूर जो है जलियांवाला बाग इशू, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब अगर किसी को मालूम है तो वो ज़रूर डिस्कशन में शामिल हो कि जलियांवाला बाग इशू क्या था और क्या हुआ। बहरहाल ये हम भी आपको बता देते हैं कि रॉलेट एक्ट चूँकि बड़ा ज़ालिमाना एक एक्ट था, जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं को गिरफ़्तार किया जा रहा था, इसीलिए जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर के अंदर एक जगह थी। कहाँ पर ये जगह थी जी? अमृतसर के अंदर। ये भी सवाल कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि ये जो जलियांवाला बाग का वाक़या ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और जलियांवाला बाग में मुसलमान और हिंदू काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए इसी रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। और जब ये लोग एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे थे तो जनरल डायर ने वहाँ पर फायर खुलवा दिया। 379 पीपल वहाँ पर मारे गए और तकरीबन जो है 1200 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। ये सारी बातें भी हम आपको पहले वीडियो लेक्चर्स में बता चुके हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए बात की जा रही है कि जलियांवाला बाग क्यों हुआ था अमृतसर में, क्यों जनरल डायर ने वहाँ पर फायर खोला था? क्योंकि वो लोग वहाँ पर रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने आपसे ये पूछा था कि मुस्लिम लीग और ये जो
कांग्रेस का जो लखनऊ पैक्ट इकट्ठा हुआ है, इनका यहाँ पर इनका जो सेशन इकट्ठा हुआ है, वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सदारत किसने की थी वो तो हमने आपको बता दिया था वीडियो लेक्चर में, लेकिन मुस्लिम लीग की सदारत किसने की थी, तो ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया है स्टूडेंट ने हमारे ने कि लखनऊ पैक्ट के सेशन को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रिजाइड किया था AIML की तरफ से, AIML की तरफ से। ठीक है जी, और ये सही जवाब दिया है जी हमारे पास रोल नंबर C2 ने। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था, जो डिस्कशन चल रही थी, तो ये कल हमने आपको ये भी बताया था कि जो प्रीवियस लेक्चर्स में जो चीज़ें कवर हुई हैं वो हमारे पास 2 पास पेपर थे 2016 के पेपर के। तो बात हमारी ये चल रही थी कि 2016 के पास पेपर्स थे 2, क्योंकि डेली बेसिस पर 2 पास पेपर्स भी करवाए जाते हैं आपको और उनका टेस्ट लिया जाता है, PDF उनकी प्रोवाइड की जाती है, करेक्शन करवाई जाती है। और कल जो हमारे लेक्चर हुए थे वो सबको पता है कि खिलाफत मूवमेंट हुआ था, ट्रीटी ऑफ सेवरिस हुआ था, सेवर्स, मोपला अपराइजिंग, चौरा चौरी इंसिडेंट, ट्रीटी ऑफ लुजान, ये सारे के सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में आपको कवर करवाए गए थे। और ज़ाहिर सी बात है जो सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाए गए तो उनमें कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़े भी थे एकेडमी की तरफ से कि वो आप लोग डिस्कशन फोरम पर आकर डिस्कस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जी। ये एकेडमी का जो 23rd सेशन चल रहा है उसका प्रीवियस जो ग्रैंड टेस्ट हमारा हुआ उसके टॉपर्स की लिस्ट है। मोहम्मद इमरान C2 ने 85 मार्क्स लिए थे, 85% इसमें टॉपर थे ये इस टेस्ट के। और फैसल साहब जो हैं रोल नंबर C5 उन्होंने 75% मार्क्स लिए थे। फातिमा रियाज C4 ने 72% मार्क्स लिए थे। और उसके बाद अंबर रोल नंबर 6 ने 60% मार्क्स लिए थे। तो ये टॉप 4 स्टूडेंट्स थे प्रीवियस ग्रैंड टेस्ट जो ऑर्गेनाइज़ किया गया एकेडमी की तरफ से। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी। अब जो प्रीवियस लेक्चर हुआ उसके अंदर से हमने सवाल जो पूछे थे और हमने ये कहा था कि रोल नंबर C3 और C5 उसके आंसर्स करेंगे। तो बहरहाल C5 ने कुछ अपनी मजबूरी बताई, उन्होंने कांटेक्ट किया कि उसका कोई मसला था, इस वजह से वो जवाब नहीं दे सके डिस्कशन में आकर। तो बहरहाल रोल नंबर C1 की बड़ी अच्छी काविश है, उन्होंने जवाब दिया। और सवाल हमारा वहाँ पर ये था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था और कैसे ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर उन्होंने उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, स्टूडेंट ने करियर के बारे में बताया कि कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस की जो कांग्रेस के साथ पॉलिटिकल कैरियर है वो दिसंबर 1904 में स्टार्ट किया था। तो ये तो खैर इसका जवाब नहीं है, क्योंकि आपने बाकायदे तौर पर ज्वाइन जो है 1906 में किया था कांग्रेस को, ये बात जहन में रखिएगा। 1904 में नहीं, 1906 में। 1904 में आप जो है उनकी एनुअल मीटिंग में शरीक ज़रूर हुए थे पॉलिटिकल लाइफ में, क्योंकि आपने कांग्रेस की वहाँ पर एनुअल मीटिंग सिर्फ मतलब ज्वाइन की थी। मुस्लिम लीग अपना कांग्रेस को वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया था। कांग्रेस को आपने 1906 में ही मुकम्मल तौर पर ज्वाइन किया था, पहले सिर्फ मीटिंग में शिरकत की थी। तो सवाल आपसे जो पूछा गया था वो ये था कि कांग्रेस में कब शमूलियत इख्तियार की, ना कि ये क्वेश्चन था कि उन्होंने पहली मीटिंग में कब शिरकत की। बहरहाल ये भी अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट की तरफ से कि अगर वहाँ पर ये सवाल तो कई बार आ चुका है कि कांग्रेस में आप 1906 में शरीक हुए, लेकिन ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि पहली बार आपने कांग्रेस की मीटिंग कब अटेंड की, तो 1904 है। ठीक है जी, उसके बाद एक और क्वेश्चन एकेडमी की तरफ से आपसे पूछा गया था, आपको सारा कुछ बताया गया था कि कायद-ए-आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल मिला था, उसकी वजह भी आपको बताई गई थी सारी। लेकिन क्वेश्चन ये था कि कायद-ए-आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो टाइटल है वो किसने दिया था, तो इसका जवाब था मिस्टर सरोजिनी नायडू, मिस्टर सरोजिनी नायडू। तो ये सवाल कई बार पेपर्स में आ चुका है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर का टाइटल दिया गया सरोजिनी नायडू की तरफ से। ठीक है जी, उसके अलावा वही सवाल जो पहले आपसे पूछा गया है कि लखनऊ पैक्ट के अंदर मुसलमानों को लीड किसने किया, या प्रेसिडेंट मुसलमानों की तरफ से कौन था, प्रिजाइड किसने किया लखनऊ पैक्ट में, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। ये भी सवाल स्टूडेंट का ठीक है और गालबन रोल नंबर C1 ने ही इसका आंसर किया है। ये हमारी तरफ से अप्रिशिएट भी उसको किया गया, शाबाश जी, ज़बरदस्त। इसी तरीके से डेली बेसिस पर आपको जवाबात देने चाहिए और डिस्कशन में शामिल होना चाहिए। उसके बाद जी वार्निंग भी है हमारी तरफ से, जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते डेली डिस्कशन में उनको सेशन से रिमूव भी किया जा सकता है। उसके बाद जनाब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब हम आपको खिलाफत मूवमेंट पढ़ा रहे थे तो उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का तज़किरा हुआ। तो पूछा गया एकेडमी की तरफ से कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई और किसने स्टार्ट की।
तो ये जनाब स्टूडेंट C1 ने, वेल्डन जी C1, रोल नंबर C1, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया कि 5 सितंबर 1920 को ये लॉन्च की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और इसके लीडर कौन थे? महात्मा गांधी साहब। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद होना चाहिए कि नेशनल अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी की लीडरशिप में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से लॉन्च की गई। ठीक है जी। और इसका जो पहला सेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। पहला सेशन कहाँ हुआ था जी? इसका कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 में। तो ये बात भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 5 सितंबर 1920 को स्टार्ट तो हुई है महात्मा गांधी की जनाब लीडरशिप में, और इसका जो पहला सेशन है वो कहाँ पर हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो ये जनाब आपके पास कलकत्ता में हुआ था। तो कॉपरेशन में भी C आता है, कलकत्ता में भी C आता है, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद जनाब सऊदी अरबिया के मुतालिक एक क्वेश्चन था, उसका भी स्टूडेंट ने जवाब दे दिया। इसको आप खुद से स्क्रीनशॉट बनाकर इसको पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था ट्रीटी ऑफ लुजान के बारे में। इसकी पूरी डिटेल आपको बताई थी जी वीडियो लेक्चर में कि ट्रीटी ऑफ लुजान जो हुआ था वो टर्की और अलाइड फोर्सेस के दरमियान हुआ था, और यही वो पैक्ट था, यही वो जनाब आपका ट्रीटी था जिसके दरमियान टर्की और अलाइड फोर्सेस इस बात पर मुत्तफिक हुए थे कि अगले 100 साल तक टर्की जो है ड्रिलिंग के ज़रिए अपने गैस और पेट्रोलियम के रिजर्वायर्स को यूज़ नहीं कर सकता, और ड्रिलिंग के ज़रिए अपने मुल्क में अपनी सरज़मीन से भी वो गैस वगैरह नहीं निकाल सकता, बल्कि उसे सारी गैस और जो ऑयल की ज़रूरियात हैं वो यूरोप से ही पूरी करना पड़ेंगी और यूरोप से ही ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, उसके अलावा हिजाज़ मुक़द्दस, मक्का मदीना से भी उनका कंट्रोल ले लिया गया और उनका उसके ऊपर कोई दावा नहीं होगा। ये भी ट्रीटी ऑफ लुजान में बात की गई थी। और मैंने सवाल आपसे ये पूछा था, ये तो बता दिया था हमने एकेडमी के वीडियो लेक्चर में कि 1923 में ये मुआहदा हुआ था, और इसके बाद फिक्स 1 साल बाद 1924 में मुस्तफ़ा कमाल ने खिलाफत को एबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, और जो आखिरी खलीफा थे अब्दुल मजीद II, उनको मुल्क बदर कर दिया गया। ठीक है। जो सल्तनत उस्मानिया के, खिलाफत उस्मानिया के आखिरी कौन थे जी बादशाह? अब्दुल मजीद II। ये भी आपको बताया जा चुका है वीडियो लेक्चर में। बहरहाल ये जो ट्रीटी ऑफ लुजान है ये स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। लुजान जो है ये स्विट्ज़रलैंड का शहर है, यही आपसे पूछा गया था। मज़ीद जो है ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस ट्रीटी के मुतालिक, इसके अलावा जो मॉडर्न टर्की है उसकी जो आजकल की बाउंड्रीज़ हैं उनको भी रिकॉग्नाइज़ किया गया। पहले जो टर्की था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, आपको पता है, आपको वीडियो लेक्चर में सारा कुछ समझाया गया है कि नॉर्थ अफ्रीका सारा इसके अंदर शामिल था, ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे इलाके इसमें शामिल थे, मिडल ईस्ट में जितने ममालिक हैं वो सारे इसमें शामिल थे। तो ट्रीटी ऑफ लुजान के ज़रिए मॉडर्न जो बाउंड्रीज़ हैं टर्की की उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया। इसके अलावा टर्की के ऊपर जो सारा डेब्ट था, जो कर्ज़ था, उसको भी सिर्फ टर्की से हटाकर जितने भी इसके टुकड़े हुए थे, जितने भी जो इसके अलहदा हिस्से हुए थे, मिडल ईस्ट के हिस्से, ईस्टर्न यूरोप के हिस्से और नॉर्थ अफ्रीका के जो ममालिक इससे अलहदा हुए थे वर्ल्ड वार 1 के हारने के बाद, उन सब के ऊपर इस डेब्ट को तकसीम कर दिया गया। यानी इस ट्रीटी के बाद ये फ़ैसला हो गया था कि जो डेब्ट है, जो कर्ज़ है टर्की के ऊपर, वो सिर्फ टर्की अकेला नहीं उतारेगा, बल्कि जो इसके टुकड़े हुए हैं वो सारे मिलकर उतारेंगे। ठीक है जी। तो ये डिस्कशन थी जो प्रीवियस 1 to 2 डेज़ के अंदर जो टॉपिक्स आपको करवाए गए। टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा थे, ज़ाहिर है, वहाँ से जो मेन क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन किए हैं। तो आई होप सो इससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा हासिल होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप के फ्री डेमो ग्रुप्स के लिंक्स मौजूद हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं जी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।